हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल की ऐतिहासिक 2 दिवसीय यात्रा की। और आज की हमारी चर्चा कोई सामान्य न्यूज़ बुलेटिन नहीं है। हाँ, क्योंकि हमारे पास एपी न्यूज़, एनडीटीवी, द टाइम्स ऑफ इंडिया, हैरिट्स और द इकोनॉमिक टाइम्स की बिल्कुल ताज़ा रिपोर्ट्स हैं। और इन्हीं विस्तृत स्रोतों के आधार पर आज की इस चर्चा का मिशन ये समझना है कि इन औपचारिक मुलाकातों के पीछे असल में क्या पकड़ा है। मतलब हम उन रक्षा सौदों और तकनीकी साझेदारियों की गहराई में जाएंगे जो भविष्य की दिशा तय करने वाले हैं। लेकिन शुरुआत में ही मैं एक बहुत ही हैरान करने वाले तथ्य से शुरू करना चाहूंगी। वो यात्री विमानों वाले प्रोजेक्ट की बात कर रही है ना? हाँ, एकदम सही। मतलब जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि पुराने रिटायर हो चुके बोइंग 767 यात्री विमानों को अब शक्तिशाली मिलिट्री टैंकरों में बदला जा रहा है, ताकि वो आसमान में ही उड़ते हुए लड़ाकू विमानों में ईंधन भर सकें। बिल्कुल। और ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये उस $10 बिलियन के संभावित रक्षा पैकेज का एक बहुत अहम हिस्सा है। और ये तकनीकी बदलाव वाकई इस पूरी यात्रा की गहराई को दर्शाता है। ये दिखाता है कि कैसे ये समझौते अगले कुछ दशकों के लिए एक नया भू राजनीतिक और तकनीकी ढांचा तैयार कर रहे हैं। तो चलिए कूटनीतिक संदेशों से ही शुरुआत करते हैं। एपी न्यूज़ की रिपोर्ट ये साफ करती है कि इस दौरे की शुरुआत किसी सामान्य प्रोटोकॉल के तहत नहीं हुई है। हाँ, क्योंकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू खुद व्यक्तिगत रूप से स्वागत के लिए मौजूद थे। और सिर्फ स्वागत ही नहीं, इजराइल की संसद, जिसे नेशेट कहा जाता है, वहाँ एक विशेष संबोधन का आयोजन भी तो है। देखिए, एक समय था जब ऐसी यात्राएं बहुत ही लो प्रोफाइल तरीके से या पर्दे के पीछे हुआ करती थीं। हाँ, किसी को नाराज न करने की नीति। बिल्कुल, लेकिन अब ये पूरी तरह से फ्रंट फुट की कूटनीति है। जब कोई देश अपने प्रोटोकॉल को दरकिनारा करके इस तरह का स्वागत करता है तो वो वैश्विक समुदाय को एक स्पष्ट संदेश दे रहा होता है कि ये द्विपक्षीय संबंध अब किसी तीसरे देश की नीतियों पर निर्भर नहीं है। एकदम सही। भारत और इजरायल की रणनीतिक साझेदारी अब उस परिपक्वता पर पहुंच गई है जहां दोनों देश पूरी तरह से डी-हाइफिनेटेड होकर अपने हितों के लिए साथ आ रहे हैं। और नेसेट में संबोधन महज एक भाषण नहीं है, बल्कि ये इजराइल के नीति निर्माताओं के सामने भारत के दीर्घकालिक विजन को स्पष्ट करने का एक मंच है। और ये विजन केवल कूटनीतिक मंचों तक ही सीमित नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा आर्थिक और रणनीतिक निवेश भी है, जो हमें सीधे द टाइम्स ऑफ इंडिया की उस रिपोर्ट की तरफ ले जाता है जिसमें $10 बिलियन के रक्षा सौदों के आंकड़े की बात की गई है। $10 बिलियन, मतलब भारतीय रुपए में अगर देखें तो लगभग 83,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये कोई साधारण खरीद फरोख्त नहीं है। और यहीं पर वो 8,000 करोड़ रुपए का मिड एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट सामने आता है, जिसका मैंने इंट्रो में जिक्र किया था। एपी न्यूज के मुताबिक भारतीय वायुसेना के लिए 6 बोइंग 767 विमानों को लिया जाएगा। लेकिन इसमें दिलचस्प बात, या कहूँ कि सबसे बड़ा पेंच ये है कि ये सीधे तौर पर नए मिलिट्री टैंकर नहीं खरीदे जा रहे हैं, बल्कि पुराने पैसेंजर जेट्स का कन्वर्जन किया जा रहा है। और ये कन्वर्जन की प्रक्रिया एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिहाज से बहुत ही जटिल होती है। मतलब एक आम यात्री विमान को मिलिट्री रिफ्यूलर में बदलना आसान तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। इसके लिए विमान के पूरे ढांचे को नया रूप देना पड़ता है। उसके फर्श को मजबूत करना, विशालकाय अतिरिक्त ईंधन टैंक स्थापित करना, और सबसे महत्वपूर्ण, वो पीछे की तरफ लगने वाला सिस्टम लगाया जाता है जिससे हवा में सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हुए दूसरे लड़ाकू विमान को ईंधन दिया जा सके। ये तो सच में बेहतरीन एविएशन तकनीक का काम है। लेकिन इसमें भारत के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि कन्वर्जन इजराइल की कंपनी के साथ मिलके भारत की अपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL कर रही है। और यही इस सौदे की जान है। ये केवल एक उपकरण खरीदने का सौदा नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है। मतलब ये बेहद जटिल तकनीक अब भारत के अपने एरोस्पेस इकोसिस्टम का हिस्सा बनने जा रही है। सही कहा। जब ये पुराने बोइंग विमान भारत में ही पूरी तरह से खोले जाएंगे और उन्हें मिलिट्री टैंकर का रूप दिया जाएगा, तो इससे भारतीय इंजीनियरों को जो अनुभव मिलेगा वो भविष्य के स्वदेशी प्रोजेक्ट्स के लिए एक बहुत बड़ी नींव का काम करेगा। बिल्कुल। रक्षा तकनीक में कोई भी देश अपनी सबसे बेहतरीन तकनीक आसानी से साझा नहीं करता, लेकिन यहाँ जिस तरह की को प्रोडक्शन की बात हो रही है वो दिखाता है कि इजरायल भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं मान रहा है,
बल्कि रक्षा निर्माण में एक सक्षम भागीदार के रूप में देख रहा है। और अगर वायुसेना के नजरिए से देखें तो इन 6 रिफ्यूलर्स के आने से भारतीय लड़ाकू विमानों की मारक क्षमता और लॉइटर टाइम यानी हवा में बिना बेस पर लौटे गश्त लगाने की क्षमता दुगनी हो जाएगी, जो भारत जैसी विशाल सीमाओं वाले देश के लिए बहुत अहम है। सीमाओं की सुरक्षा की बात करें तो आसमान को सुरक्षित रखना आज एक बिल्कुल अलग चुनौती बन गया है। हाँ, एनडीटीवी की रिपोर्ट ने इस पर बहुत गहराई से रोशनी डाली है। खास तौर पर एयर डिफेंस और मिसाइल सिस्टम्स पर। इसमें आयरन डोम सिस्टम जैसी तकनीक का विशेष रूप से उल्लेख है। लेकिन एक बात जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है वो ये है कि इजराइल का भौगोलिक आकार बहुत छोटा है, इसलिए वहां आयरन डोम जैसा सिस्टम बहुत कारगर है। हाँ, और भारत की सीमाएं तो हजारों किलोमीटर लंबी हैं और बहुत जटिल भी हैं। इसलिए भारत सीधे तौर पर आयरन डोम को उसी रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता जैसे इजराइल करता है। भारत को एक मल्टी लेयर्ड यानी बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली की आवश्यकता है, जो ऊंचे पहाड़ों से लेकर समुद्री सीमाओं तक काम कर सके। एकदम। इसलिए चर्चा सिर्फ आयरन डोम का हार्डवेयर खरीदने की नहीं है, बल्कि उसके पीछे काम करने वाले एल्गोरिथम, रडार तकनीक और इंटरसेप्टर मिसाइलों की तकनीक को समझने की है। मतलब इजराइल की तकनीक को भारतीय आवश्यकताओं के अनुकूल कस्टमाइज करना ही इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य है। और इसमें एक और बहुत बड़ा फैक्टर है, ड्रोन डिफेंस। हाँ, रिपोर्ट में ड्रोन डिफेंस पर खास जोर दिया गया है। आज के समय में ये छोटे, सस्ते और रडार को चकमा देने वाले ड्रोन्स तो किसी भी देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं। क्योंकि वे बहुत कम ऊंचाई पर उड़ते हैं और पारंपरिक रडार अक्सर उन्हें पक्षियों का झुंड समझने की भूल कर बैठते हैं। ऐसे में इजराइल की एंटी ड्रोन तकनीक, जिसने हाल के संघर्षों में खुद को साबित भी किया है, भारत के लिए बहुत प्रासंगिक हो जाती है। और ये एंटी ड्रोन तकनीक का भविष्य अब केवल गोलियां दागने में नहीं है। आज ड्रोन्स को नष्ट करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमिंग, लेजर हथियारों और जीपीएस स्पूफिंग का इस्तेमाल होता है। जीपीएस स्पूफिंग मतलब ड्रोन का संपर्क उसके ऑपरेटर से तोड़ देना। बिल्कुल। इजराइल ने इस क्षेत्र में जो लाइव टेस्टेड अनुभव हासिल किया है वो अतुलनीय है। भारत अपनी सीमाओं पर ऐसे स्मार्ट डिफेंस सिस्टम्स की तत्काल आवश्यकता महसूस कर रहा है। खास तौर पर उन इलाकों में जहां ड्रोन्स के जरिए हथियारों या नशीले पदार्थों की तस्करी की कोशिशें होती हैं। सही कहा। तो ये आसमान की सुरक्षा का पूरा एक नया ढांचा है। इन चर्चाओं से ये तो स्पष्ट है कि सुरक्षा अब केवल जमीन या हवा तक सीमित नहीं रही है। हैरिट्स की रिपोर्ट एक बहुत ही अलग नजरिया पेश करती है, जो हमें हथियारों की दुनिया से निकालकर सीधे डेटा और एल्गोरिदम की दुनिया में ले जाती है। हाँ, इस रिपोर्ट के अनुसार दोनों देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी और साइबर स्पेस में बड़े पैमाने पर इनोवेशन पार्टनरशिप होने जा रही है। ये वो क्षेत्र है जहां पारंपरिक युद्ध के नियम पूरी तरह से बदल जाते हैं। सच कहा जाए तो भविष्य के युद्ध मिसाइलों से नहीं बल्कि कंप्यूटर कोड से लड़े और जीते जाएंगे। तो जब भारत क्वांटम टेक्नोलॉजी और एआई में साझेदारी की बात करता है, तो क्या वो अगली पीढ़ी के साइबर वॉरफेयर की तैयारी की ओर इशारा कर रहा है? बिल्कुल। क्वांटम कंप्यूटिंग में इतनी ताकत है कि वो आज के सबसे जटिल एन्क्रिप्शन यानी डेटा सुरक्षा के तालों को कुछ ही सेकंड में तोड़ सकती है। बाप रे, कुछ ही सेकंड में? हाँ, इसलिए दोनों देशों का इस तकनीक पर साथ मिलकर शोध करना इस बात को सुनिश्चित करेगा कि उनके सैन्य संचार और बैंकिंग नेटवर्क भविष्य में भी सुरक्षित रहें। और एआई का इस्तेमाल भी केवल कमर्शियल नहीं है। रक्षा क्षेत्र में एआई बड़े पैमाने पर डेटा का विश्लेषण कर सकता है। जैसे उपग्रहों से मिलने वाली हजारों तस्वीरों में से किसी दुश्मन के ठिकाने को कुछ ही मिलीसेकंड में पहचानना, जो इंसान के लिए या बिना एआई के संभव ही नहीं है। इजराइल के पास नवाचार की गति है जिसे पूरी दुनिया स्टार्टअप नेशन के रूप में जानती है। और भारत के पास इंजीनियरों का एक विशाल टैलेंट पूल और बड़े पैमाने पर डेटा को प्रोसेस करने की क्षमता है। इन दोनों का एक साथ आना तकनीकी दुनिया में एक बहुत बड़ी हलचल पैदा कर सकता है। इसके अलावा ये तकनीकी तालमेल सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है, जो हमें एपी न्यूज की एक और अहम रिपोर्ट की तरफ ले जाता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या एफटीए पर चल रही बातचीत। हाँ, रक्षा और तकनीक के साथ साथ ये आर्थिक एकीकरण इस यात्रा का एक बहुत मजबूत स्तंभ है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच अरबों डॉलर का व्यापार होता है, लेकिन वो अभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाया है। एफटीए को लेकर अक्सर ये धारणा होती है कि ये केवल आयात निर्यात शुल्क कम करने का एक दस्तावेज है, लेकिन गहराई में जाएं तो ये सप्लाई चेन को सुरक्षित करने का एक बड़ा कदम है। अगर ये समझौता सफल होता है तो भारत के फार्मास्यूटिकल और आईटी सेक्टर्स को इजराइल के बाजार में बहुत सहज प्रवेश मिल जाएगा। और बदले में इजराइल की उन्नत जल प्रबंधन तकनीकें
माइक्रो इरिगेशन और कृषि नवाचार भारत के किसानों तक कहीं ज्यादा आसानी से पहुंच सकेंगे। जल प्रबंधन और कृषि ऐसे क्षेत्र हैं जहां इजराइल ने रेगिस्तान में भी फसलें उगाकर दुनिया को चौंकाया है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए जहां पानी की कमी एक उभरता हुआ संकट है, ये तकनीक जीवन रक्षक साबित हो सकती है। एक एफटीए इन तकनीकों के भारत में बड़े पैमाने पर उपयोग का रास्ता साफ करेगा। ये केवल मुनाफे का व्यापार नहीं है, बल्कि ये टेक्नोलॉजी फॉर सर्वाइवल का एक बेहतरीन मॉडल बन सकता है, जिससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे के साथ इस तरह जुड़ जाएंगी कि उन्हें लंबे समय तक अलग करना मुश्किल होगा। ये दीर्घकालिक सोच बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। लेकिन इस पूरी तस्वीर में एक बहुत ही संवेदनशील और जटिल रंग भी है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप भू राजनीतिक तनावों की बात कर रही हैं? हाँ, द इकोनॉमिक टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स ने स्पष्ट किया है कि बातचीत की मेज पर केवल द्विपक्षीय मुद्दे ही नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा के वे तमाम ज्वलंत मुद्दे भी रखे गए हैं जिन पर पूरी दुनिया की नजर है। इसमें ईरान की स्थिति, गाजा का मौजूदा संघर्ष, मध्य पूर्व का तनाव और खाड़ी क्षेत्र की स्थिरता जैसे बेहद संवेदनशील विषय शामिल हैं। और यहाँ हमारे सुनने वालों के लिए ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हम इन जटिल और संवेदनशील संघर्षों पर कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल, हमारा काम पूरी तरह से निष्पक्ष होकर केवल उन रिपोर्ट्स का विश्लेषण करना है जो बताती हैं कि इन वैश्विक तनावों का इस द्विपक्षीय वार्ता पर क्या असर पड़ रहा है। अगर हम तटस्थ रूप से देखें तो भारत के लिए ये स्थिति बहुत ही अनूठी है। कैसे? एक तरफ भारत के इजराइल के साथ इतने गहरे रक्षा और तकनीकी संबंध है और दूसरी तरफ खाड़ी देशों और ईरान के साथ भी भारत के मजबूत आर्थिक और रणनीतिक हित जुड़े हुए हैं। हाँ, भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से मंगाता है। वहाँ लाखों भारतीय काम करते हैं। और मैं इजराइल के साथ बातचीत करते हुए इस पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर चर्चा होना लाजमी है। यही वो जगह है जहाँ भारत की मल्टी अलाइनमेंट या बहुगुट निरपेक्ष कूटनीति की असली परीक्षा होती है। भारत ने पिछले कई सालों से बहुत स्पष्ट नीति अपनाई है। वो अपने किसी भी एक द्विपक्षीय संबंध को दूसरे के चश्मे से नहीं देखता। मतलब जब भारतीय नेतृत्व इजरायली नेतृत्व के साथ बैठता है तो वे अपनी रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन साथ ही में इस बात को भी भली भांति समझते हैं कि मध्य पूर्व में कोई भी बड़ा संघर्ष वैश्विक सप्लाई चेन और ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। यानी जब दोनों पक्ष गाजा या ईरान की स्थिति पर चर्चा करते हैं तो वे एक दूसरे को उपदेश नहीं दे रहे होते हैं, बल्कि वे एक बहुत ही व्यवहारिक स्तर पर ये समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इन संघर्षों के बीच उनके अपने राष्ट्रीय हित, उनका व्यापार और उनके नागरिकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। जाहिर है कोई भी $10 बिलियन की रक्षा डील या एफटीए तब तक सुरक्षित नहीं रह सकता जब तक कि उस पूरे क्षेत्र में एक बुनियादी स्थिरता ना हो जहां से वो व्यापार गुजरना है। आधुनिक कूटनीति वैक्यूम में काम नहीं करती है। आप एआई और क्वांटम की बात कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रमुख समुद्री रास्तों पर तनाव है या ऊर्जा की कीमतें संघर्षों के कारण आसमान छू रही हैं, तो हर आर्थिक मॉडल चरमरा सकता है। इसलिए दोनों नेताओं का इन संवेदनशील भू राजनीतिक मुद्दों पर बात करना महज औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह भविष्य के किसी भी झटके से निपटने के लिए एक साझा समझ विकसित करने का प्रयास है। बिल्कुल सही। तो ये विश्लेषण इस पूरी यात्रा की एक बहुत ही व्यापक तस्वीर पेश करता है। अब अगर हम आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा के सभी पहलुओं को एक जगह समेट कर देखें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये दौरा सिर्फ न्यूज़ हेडलाइंस बनाने के लिए नहीं है। हमने देखा कि कैसे $10 बिलियन के मेगा पैकेज के जरिए भारत और इजराइल रक्षा उपकरणों के केवल खरीदार और विक्रेता नहीं रह गए हैं, बल्कि HAL और बोइंग 767 के कन्वर्जन जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए सह निर्माता बन रहे हैं। हमने आसमान की सुरक्षा को लेकर आयरन डोम की तकनीक और खास तौर पर ड्रोन डिफेंस की उन जटिल चुनौतियों को समझा जो भविष्य के युद्धों का चेहरा बदलने वाली हैं। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, हाइरेट्स और AP न्यूज़ की रिपोर्ट्स के जरिए हमने ये जाना कि हथियारों की होड़ से कहीं आगे जाकर दोनों देश AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और FTA के जरिए अपने आर्थिक और तकनीकी भविष्य को एक साथ जोड़ रहे हैं। इस पूरी चर्चा का सार ये है कि 21वीं सदी में ताकत केवल इस बात से नहीं मापी जाएगी कि आपके पास कितने लड़ाकू विमान हैं। तो फिर असली ताकत क्या है? असली ताकत इस बात में है कि आपका डेटा कितना सुरक्षित है, आपकी सप्लाई चेन कितनी मजबूत है और क्या आप भू राजनीतिक तूफानों के बीच अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक स्थिर तकनीकी और आर्थिक ढांचा खड़ा कर सकते हैं। ये यात्रा
उसी बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन का एक सजीव उदाहरण है। ये सच में एक ऐसा नजरिया है जो रोजमर्रा की खबरों की भीड़ में कहीं छिप जाता है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा ने उन सभी जटिल तारों को सुलझाने का काम किया है जो इन वैश्विक घटनाओं को आपस में जोड़ते हैं। बिल्कुल। इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जो इन सभी अलग अलग रिपोर्ट्स को पढ़ने और उन पर विचार करने के बाद मेरे मन में उभर कर सामने आया है। वो विचार क्या है? आज हमने देखा कि कैसे दो देश क्वांटम तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साझा विकास पर भारी निवेश कर रहे हैं। ये सोचना बेहद दिलचस्प है कि जब भविष्य में ये तकनीक अपने चरम पर होगी तो क्या दुनिया के देशों की वास्तविक ताकत और उनकी सुरक्षा उन भौगोलिक सीमाओं से तय होगी जो नक्शों पर खींची गई हैं, या फिर भविष्य के देशों की असली सीमाएं उन एल्गोरिथम्स और साझा किए गए डेटा की अदृश्य दीवारों से तय होंगी? क्या यह संभव है कि भविष्य का सबसे मजबूत आयरन डोम मिसाइलों का नहीं बल्कि अभेद्य क्वांटम डेटा का बना हो, जहां सीमाएं जमीन पर नहीं बल्कि सर्वर रूम्स में खींची जाएं? ये एक ऐसा विचार है जो भविष्य की कूटनीति और युद्ध के पूरे अर्थ को ही बदल कर रख देता है। इस पर सच में बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। तो आज की इस बेहद गहरी और जानकारी से भरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी ऐसे ही अहम विषयों की परतों को खोलते रहेंगे। तब तक के लिए नई चीजें सीखते रहिए और अपने आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से देखते रहिए।